हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वाणिज्यवाद के प्रभाव। देखिए, हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं आजकल, और फर्स्ट यूनिट में आपके तीन जो टॉपिक्स हैं, तीन चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर मर्केंटलिज्म, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम आज पूरा कर देंगे। दूसरा चैप्टर है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, कृषि क्रांति। और तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन या तकनीकी क्रांति। तो ये फर्स्ट यूनिट के तीन टॉपिक्स हैं। हम पहला टॉपिक कर रहे हैं जिसे हम आज पूरा कर लेंगे। तो आज जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है वाणिज्यवाद के प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ मर्केंटलिज्म। आपने देखा कि 15वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में वाणिज्यवाद का इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया जैसे देशों पर प्रभाव रहा और ये काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ। और इस दौरान इन यूरोपीय देशों ने वाणिज्यवाद के सिद्धांतों को लागू किया, अधिक से अधिक सोने चांदी के संग्रह पर बल दिया। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते वाणिज्यवाद का पतन हो गया। अब पतन तो हो गया, लेकिन वाणिज्यवाद के बहुत ही दूरगामी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ज़्यादा ये प्रभाव पड़े बहुत लंबे समय तक के लिए। तो उन प्रभावों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो प्रभाव था वाणिज्यवाद का, वो है सामंतवाद का पतन। देखिए, वाणिज्यवाद के यूरोप में स्थापित होने से पहले जो एक विचारधारा चल रही थी यूरोप में, जिसके बारे में आपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा था, वो है सामंतवाद। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था? आप जानते हो कि सामंत जो थे, राजा उनको एक निश्चित मात्रा में, निश्चित जो है एक भूमि दे दिया करते थे, जिससे कर उगाने का दायित्व उनका होता था। और इसके बदले में वो राजा को समय समय पर युद्ध के दौरान सैनिक उपलब्ध करवाया करते थे, युद्ध के दौरान राजा की सहायता किया करते थे। लेकिन ये जो सामंत होते थे, ये किसानों और दासों का सर्फ जिन्हें कहा जाता था, कृषक और दासों को सर्फ्स कहा जाता था, इनका जी भरकर शोषण किया करते थे। तो ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी, ये इससे क्या था कि ये ग्रामीण निर्भरता पर आधारित थी। इसमें व्यापार का कोई जो है स्कोप नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि ये आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी कि सब कुछ ग्राम के भीतर ही है, जो कुछ लेना देना जो भी कुछ होगा ग्राम के भीतर ही होगा, जो प्रोडक्शन होगा ग्राम के भीतर होगा, कोई व्यापार नहीं होगा, व्यापार वाणिज्य का कोई नामो निशान नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि सामंतवादी काल में व्यापार और वाणिज्य का ह्रास हो गया, पतन हो गया, और जल्दी ही राजा, पूंजीपति वर्ग और जनसाधारण इस सामंतवादी व्यवस्था से परेशान हो गए। अब देखिए, व्यापारियों का तो व्यापार बेकार हो गया, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था थी। वो ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर आधारित थी कि कोई व्यापार नहीं होगा, कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा, जो होगा गांव के यूज़ के लिए होगा, कोई व्यापार नहीं होगा। यानी व्यापार तो तब होगा ना जब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो, तो उस चीज़ का व्यापार करेंगे। अब जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो व्यापार किस चीज़ का करेंगे? तो धीरे धीरे जो पूंजीपति थे, जिनके पास कैपिटल थी बट दे हैड नो चांसेस टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन, जो शासक थे और जो आम जनता थी, सर्फ या दास, वो भी परेशान हो गए थे। लेकिन 16वीं से 18वीं सदी के बीच में बहुत से राष्ट्रों ने बहुत से राष्ट्रों ने वाणिज्यवाद के सिद्धांतों को लागू किया। इन्होंने व्यापार और वाणिज्य के विकास को और अधिक बल दिया, और राज्य की सरकारों ने भी व्यापारियों को धन प्राप्त करने के लिए व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रोत्साहन दिया। तो इससे क्या हुआ, स्वतः ही सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा, जो है वाणिज्यवाद का जो प्रभाव, एक बहुत बड़ा प्रभाव ये रहा कि
यूरोप से जो एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, सामंतवादी अर्थव्यवस्था, वो समाप्त हो गई। दूसरा जो हम प्रभाव मान सकते हैं वो है यूरोप में निरंकुश राज्यों का उदय, राइज ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट इन यूरोप। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय और विकास हुआ। तो यूरोप के बहुत से अर्थशास्त्रियों ने वाणिज्यवादी विचारधारा का प्रचार किया। यूरोप के बहुत से शासक इससे प्रभावित हुए और उन्होंने किसी न किसी रूप में इस वाणिज्यवादी विचारधारा को अपनाना आरंभ कर दिया। जैसे कि हम उदाहरण लें, फ्रांस का जो शासक था जिसका नाम था लुई 14। लुई 14 कहता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, अगर आपने कभी सुना हो। एब्सोल्यूटिज्म था उसमें। तो उसने व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत से नियम बनाए। इसी प्रकार से इंग्लैंड में जो ट्यूडर और स्टुअर्ट वंश के शासक थे, जैसे हमारे भारत में मौर्य वंश, गुप्त वंश इस तरह से थे ना, तो इंग्लैंड में भी जो राजाओं का जो शासन था वो ट्यूडर और स्टुअर्ट वंश के जो शासक थे उन्होंने कृषि को, उद्योगों को, विदेशी व्यापार को, उपनिवेशवाद को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उस पर बल दिया। तो व्यापारी वर्ग जो था उसने भी निरंकुश शासकों की या निरंकुश राज्यों की स्थापना में सहयोग दिया। क्यों? वो भी चाहते थे कि सामंतों का प्रभाव खत्म हो जाए और निरंकुश राज्य स्थापित हो जाए, जिससे कि व्यापार को प्रोत्साहन मिले। तो अब धीरे धीरे शासकों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को महत्व देना शुरू कर दिया। व्यापार और वाणिज्य के विकास से राज्यों की आय में वृद्धि हुई। नेचुरली जब ट्रेड होगा तो जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी। तो इस इनकम का प्रयोग उन्होंने अपने राज्यों की शक्ति में वृद्धि करने के लिए किया। तो इस प्रकार से वाणिज्यवाद का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये हुआ कि यूरोप में निरंकुश राज्यों की स्थापना हुई। साथ ही साथ आप देखिए व्यापार और उद्योगों का भी विकास हुआ। जो अगला पॉइंट हम ले सकते हैं कि वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप यूरोप में व्यापार और उद्योगों का बहुत विकास हुआ, क्योंकि वाणिज्यवाद के काल में ये कहा गया कि अधिक से अधिक व्यापार और वाणिज्य किया जाए। वाणिज्यवादी सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से लागू किया गया। व्यापार और उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय नियम बनाए गए। जैसे वाणिज्यवादी विचारधारा जो कहती थी कि राज्य द्वारा नियम बनाए गए। नए नए उद्योगों की स्थापना हुई। नए नए उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। जैसे फ्रांस में रेशम और अन्य कई तरह के उद्योग स्थापित हुए। इसी तरह से इंग्लैंड में नए नए उद्योगों की स्थापना हुई। तो वाणिज्यवाद का एक प्रभाव ये पड़ा कि पूरे यूरोप में व्यापार और व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ। साथ साथ जो अगला प्रभाव हम ले सकते हैं वो है उपनिवेशों की स्थापना। आप जानते हो कि वाणिज्यवाद की एक विचारधारा थी कि अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त किए जाएं, स्थापित किए जाएं। तो देखिए यूरोप के देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ठीक है, इन देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बनाए। आपने देखा भारत में किस तरह से वाणिज्यवाद हुआ। इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। बहुत सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई इसी उद्देश्य से, क्योंकि यह वाणिज्यवाद का दौर था। आप ध्यान से अगर सोचें तो 15वीं से लेकर और 16वीं 17वीं शताब्दी तक भारत में यूरोपीय कंपनियां नियमित रूप से आती रही। जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेन्स, ये जो समय समय पर भारत में आते रहे। ये किस लिए आए? उपनिवेश की स्थापना पर बल दिया गया था वाणिज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत। तो नेदरलैंड जैसे देशों ने, पुर्तगाल जैसे देश ने और इंग्लैंड ने, स्पेन, फ्रांस ने जो है जगह जगह पर बस्तियां बनाई अपनी। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि इंग्लैंड ने अमेरिका में अपनी 13 बस्तियां स्थापित की। इंग्लैंड
ने अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बनाई थी, अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया था। इसी प्रकार की नीति पुर्तगाल, हॉलैंड और अन्य देशों ने अपनाई और इन शक्तियों के बीच में फिर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। ये हमारा अगला पॉइंट भी हो सकता है, कमर्शियल एंड कॉलोनियल राइवलरी। देखिए, जब ये वाणिज्यवाद का जब प्रचार हुआ, विभिन्न देशों में वाणिज्यवाद फैला, ये विचारधारा लागू हुई, तो सभी देशों ने अपने अपने जो है उपनिवेश बनाने के प्रयास आरंभ कर दिए। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज भारत में पहुंच गए। अब वही बात है कि एक अनार 100 बीमार, एक भारत और अनेक यूरोपीय कंपनियां। अब कैसे करें? नेचुरली उनके जो कमर्शियल और कॉलोनियल इंटरेस्ट है वो आपस में टकराएंगे। सभी का उद्देश्य व्यापार करना है भारत से, लाभप्रद व्यापार के लिए वो भारत में आए हैं। लेकिन सारे ही अगर लाभप्रद व्यापार करेंगे तो मोटा हिस्सा कहाँ जाएगा? तो सभी यूरोपीय कंपनियों का ये प्रयास रहा कि वो एक दूसरे की शक्ति को क्षीण करें। तो पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ भी संघर्ष हुआ, पुर्तगालियों और अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ में संघर्ष हुआ, जिसे आप कर्नाटक के युद्धों के नाम से जानते हैं। एक बहुत लंबे समय तक यूरोप में इन दोनों देशों के बीच में, यूरोप में तो प्रतिस्पर्धा थी ही इंग्लैंड और फ्रांस की, भारत को लेकर भी प्रतिस्पर्धा रही और भारत को लेकर इनके बीच में 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे। तो इस प्रकार की नीति सभी जो भी एम्पेरियलिस्ट और हम कह सकते हैं कि मर्केंटलिस्ट जो आइडियोलॉजी की कंट्रीज थी, उन्होंने इस तरह की पॉलिसी अपनाई। अब आप देखिए कि पुर्तगाली जब भारत में आए तो उन्होंने गोवा, मलाक्का का जो क्षेत्र था वहाँ पर अपने बस्तियाँ स्थापित की। अंग्रेज़ों ने सूरत, अहमदाबाद, भड़ौच, मछलीपट्टम, हुगली, कासिम बाज़ार में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। इसी तरह से फ्रेंच जो है ना, इन्होंने पौंडीचेरी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो इंग्लैंड और हॉलैंड का भी संघर्ष हुआ आपस में। द डच वर फाइनली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बेडर आइन 1659। तो कहने का अर्थ ये है कि इस वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप व्यापारिक और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा जो है हुई। ये वाणिज्यवाद का एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। और जो आखिरी कारण हम इस वाणिज्यवाद का या आखिरी प्रभाव हम लेंगे वो है यूरोप में पूंजीवाद का उदय। ये वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप ही पूंजीवाद का उदय हुआ यूरोप में, क्योंकि वाणिज्यवादी काल में व्यापार और उद्योगों का जोरों से विकास हुआ। यूरोप की शक्तियों ने अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में उपनिवेश बनाए, तो खूब धन कमाया, उनको बहुत पैसा आया, आर्थिक शोषण किया उपनिवेशों का। लेकिन पैसा तो आ गया, पूंजी तो आ गई, लेकिन उस पूंजी का करे क्या? है ना, क्योंकि सारा रेगुलेशन तो स्टेट करती है, नियम तो राज्य बनाता है। किसी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी निजी व्यक्ति को व्यापार करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कंपनी के माध्यम से व्यापार हो रहा है और उसका एक अधिकार है। तो पूंजी तो इकट्ठी होगी लोगों के पास, लेकिन उस पूंजी का निवेश का जो है स्थान नहीं था। तो धीरे धीरे पूंजीपतियों का ये प्रयास होने लगा, उन्होंने शासकों के साथ मिलकर जो है इस तरह की एक नीति अपनाई कि अधिक से अधिक धन कमाने के लिए उन्होंने निवेश करना शुरू किया उद्योगों में। और कुछ ने तो, कई व्यापारियों ने मिलकर एक जॉइंट कंपनी स्थापित कर ली। जैसे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी, संयुक्त पूंजी अपनी। जैसे 5 व्यापारी हैं, उनके पास पूंजी है, तो वो अपनी पूंजी इकट्ठी कर लेते थे और फिर एक उद्योग स्थापित कर देते थे। तो इस प्रकार से पूंजीवाद का उदय हुआ। तो आपके जो पहली यूनिट का जो पहला टॉपिक है वाणिज्यवाद, वो आज समाप्त हो गया। बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।